दर्शितं श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हितः। हाँ, द्रव्य कर्म किसे कहते हैं, भाव कर्म किसे कहते हैं? सबसे पहले मोराग्य सुखी भाव कहा है। घाती कर्म किस प्रकार कार्य करते हैं? तो कहा घाती कर्म में दो प्रकार के। प्रश्न नंबर 55 है। 55 क्वेश्चन नंबर 55 स्टार्ट होगा कि घाती कर्मों में दो प्रकार के निषेक कर्मों का समूह होता है। जो निषेक होता है वो क्या कहलाता है? कर्मों का समूह। क्या बोलते हैं इसे? कर्मों का समूह। निषेक मतलब समझोगे? निषेक मतलब क्या होता है? कर्मों का समूह। जैसे अपन वो वर्गणाएं पढ़ रहे थे ना, वर्ग होती है, वर्गना होती है, वर्गना के बाद तो जो स्थिति, हाँ, स्कंद होते हैं, तो स्कंद होते हैं। तो उसी प्रकार कहा कि जो कर्मों का समूह है उसको क्या कहते हैं? निषेक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? निषेक कहते हैं। तो इसीलिए कहा कि घाती कर्मों में दो प्रकार के निषेक होते हैं। कौन कौन से? सर्वघाती और देशघाती। क्या क्या बोलते हैं? सर्वघाती और देशघाती। हाँ, सर्वघाती निषेक और देशघाती कर्मों के समूह हैं। तो वो सर्वघाती कर्म भी होते हैं और देशघाती। जो सर्वघाती होते हैं वो कैसे होते हैं? जो पूर्ण घात करते हैं, जो गुण को पूर्णतः प्रकट नहीं होने देते, उन्हें सर्वघाती कहते हैं। जो गुणों को पूर्णतः प्रकट नहीं होने देते उन्हें सर्वघाती कहते हैं। अनुजीवी गुणों। ये जो घाती कर्म होते हैं, घाती कर्म में ही ये प्रकृति होती है। जो घाती कर्म है, इस घाती कर्म में 4 प्रकार के स्टेप होते हैं। 4 प्रकार के जो स्टेप होते हैं उसमें होता है 4 प्रकार के जो स्टेप होते हैं। तो 4 प्रकार के स्टेप में एक होता है सेल, वो लिखना था, अब लिख नहीं पा रहे, लाइट गोल हो गई। सेल होता है, सेल के बाद अस्थि रूप होता है, अस्थि के बाद दारू रूप होता है और दारू के बाद लता रूप होता है। ऐसे 4 प्रकार के होते हैं। तो उसमें से जो सेल, अस्थि और दारू का एक भाग होता है या बहुभाग होता है, वो सर्वघाती होता है। वो कैसा होता है? सर्वघाती होता है। और जो एक होता है वो कैसा होता है? देशघाती होता है। आवाज़ आ रही नहीं? आ रही ना? तो इसलिए यहाँ पर भी कहा कि सर्वघाती कर्म होते हैं। और फिर जो देशघाती होता है, वो देशघाती कैसा होता है कि जो दारू का एक भाग और लता जो है उस लता का बहुभाग, लता मतलब दारू का एक भाग। अब ये होता क्या है? शैल, अस्थि, है ना? तो शैल प्रकार के कर्म होते हैं। शैल मतलब उसमें नाम दे दिए हैं क्योंकि शैल प्रकार के कर्म होते हैं, मतलब पत्थर जैसे होते हैं। किसके जैसे होते हैं? जैसे अपन कहीं खड़े हैं और अपने सामने पत्थर आ जाए, तो पत्थर आ जाए तो अपन उसके पीछे, उसके आगे कुछ देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। पहाड़ आ गया, पत्थर का पहाड़ आ गया, तो पहाड़ जैसे ही आ जाता है तो पहाड़ से हम क्या नहीं कर पाते? देख नहीं पाते। तो वो सेल रूप कर्म कहलाते हैं। वो कैसे कर्म है? वज्र के समान। सेल उसको कहते हैं सेल स्पर्धक। क्या बोलते हैं? सेल स्पर्धक। उसके बाद सेल के बाद होती है अस्थि। हाँ, सेल के बाद होती है अस्थि रूप। जो अस्थि रूप होती है, तो वो अस्थि रूप कैसी होती है? ये हड्डियों के समान होती है। कैसे होती है? हड्डियों के समान। जो हड्डी होती है, वो हड्डी भी यदि बीच में आ जाए, हड्डियों का ढांचा बीच में आ जाए, तो अपन दूसरी तरफ देख सकते हैं क्या? अपना ज्ञान वहाँ जा सकता है कि नहीं जा सकता? तो इसलिए वहाँ पे कहा कि सेल रूप कर्म होते हैं, अस्थि रूप कर्म होते हैं, और अस्थि के बाद दारू मतलब लकड़ी होती है। लकड़ी फिर भी कमज़ोर होती है ना? सेल मतलब पर्वत जैसे पहाड़ जो है उससे हल्की तो क्या होती है? अस्थि होती है, हड्डी, है ना? पत्थर जो होता है वो बहुत तेज रहता है, मतलब बहुत आवरण वाला रहता है। और उसके बाद अस्थि जो होती है वो थोड़ी कमजोर, मजबूत होता है। इसको कहेंगे कि सेल ज़्यादा मजबूत होता है, और सेल के बाद अस्थि होती है वो कम मजबूत होती है सेल की अपेक्षा। और उसके बाद अस्थि के बाद जो दारू होती है वो और कम होती है। और उसके बाद जो लता होती है वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती है ना? तो जो कमज़ोर होती है
तो उसको अपन ऐसा कह सकते हैं कि एक सेल जैसी एक अस्थि रूप है और एक लकड़ी की है और कांच का है, उसको अपन मना लें अपने नाम से तो कांच का है। तो जो देशघाती जो सर्वघाती होती है वो कैसा होता है कि वो सेल अस्थि और दारू का बहुभाग होता है। किसका सेल अस्थि और दारू का बहुभाग। तो सर्वघाती में जैसे अपन यहाँ से कहें कि यहाँ से अपन इधर पर पत्थर लगा दें या पत्थर का आड़ कर लें, जैसे यहाँ कहें कि एक बीम लगी हुई है तो अपन बीम से उस तरफ देखना चाहें भगवान को तो क्या देख सकते? नहीं देख सकते। तो वो क्या हो गया? सर्वघाती प्रकृति। कैसी प्रकृति है? सर्वघाती। अब वो अपन यहाँ से भगवान को बीम से नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वहीं पर यदि अस्थि रूप क्या लगा हुआ है, सीमेंट लगा हुआ मान लीजिए, तो उससे तो फिर भी क्या है कि थोड़ा कुछ समझ सकते हैं, थोड़ा सा, मतलब वह भी वैसे देखें तो सर्वघाती ही होती है। कैसी होती है? सर्वघाती। उसके बाद फिर कौन आता है? लकड़ी है। तो लकड़ी से तो सांसर से थोड़ा बहुत क्या किया जा सकता है? देखा जा सकता है। तो पर सांसर हो तो देखा जा सकता है। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं ज्ञानावरण दर्शनावरण में कि और मोहिनी और अंतराय में कि वो सर्वघाती प्रकृतियां बनाते हैं। कैसी प्रकृतियां हो जाती हैं वो? सर्वघाती। सर्वघाती मतलब सर्व का ही घात कर देती है। किसका घात कर देती है? सर्व का। जैसे केवल ज्ञान है तो केवल ज्ञान को केवल ज्ञानावरण ने क्या कर दिया? सर्व ही घात कर दिया, वो बिल्कुल अंश रूप में, जबकि वो इतना पावरफुल है केवल ज्ञान की पर्याय कि वो केवल ज्ञान की पर्याय जरा से में ही सारे 3 लोग को एक साथ जानने में समर्थ है। इतनी पावरफुल पर्याय है हमारी केवल ज्ञान की। लेकिन जो सेल अस्थि के और दारू के जो सर्वघाती प्रकृति है, वो सर्वघाती प्रकृति ने क्या कर दी है कि सर्वघाती के जो स्पर्धक हैं उनके कारण वो पूर्णतया ही केवल ज्ञान का अंश भी प्रकट नहीं हो पाता। मतलब वो केवल ज्ञान की पर्याय कैसी हो गई है? बिल्कुल पूरी की पूरी घात कर दी गई। आया समझ में? तो इसलिए उसको कहते हैं सर्वघाती। क्या बोलेंगे? सर्वघाती। फिर होती है देशघाती। अब यहीं पर अपन कहें कि खिड़कियों में जैसे जाली लगी है या कांच लगी है, तो जाली लगी है तो जाली लगने से क्या होता है? देखो, एक जाली वाला दरवाजा है और एक लकड़ी का दरवाजा है। तो जाली वाले दरवाजे से अपन झांके तो भगवान दिख सकते कि नहीं दिख सकते? दिख सकते हैं, लेकिन उतने स्पष्ट नहीं दिखेंगे जितने खुले में दिखेंगे, है ना? जाली हो या कांच हो, तो कांच या जाली में कैसे नहीं दिखते कि एकदम स्पष्ट नहीं दिखते। तो जो स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं इसलिए उसको क्या कह दिया गया है कि वो देशघाती प्रकृति है। कौन सी प्रकृति है? देशघाती। पकड़ में आया? एक देश कर्मों का क्षय नहीं, उसको कहते हैं कि सर्वघाती प्रकृति जो है ना, तो सर्वघाती प्रकृतियों का तो उदय, सर्वघाती प्रकृति का उदय और देशघाती प्रकृति का अनुदय जब होता है तब क्षयोपशम होता है। तो जो क्षयोपशम होता है उस क्षयोपशम से ज्ञान क्या करता है? जानने में आता है। क्षयोपशम ज्ञान को इसलिए कहते हैं कि सर्वघाती प्रकृति। अभी अब इसमें डेफिनेशन नहीं है क्षयोपशम की, इसलिए अपन वो विषय नहीं उठा रहे। बस इतना समझना। आप क्या कहना चाह रही हो? मतलब देशघाती में एक देश 6 होते हैं। अब 4 घाती कर्म। देशघाती में एक देश 6 होते हैं। एक देश 6 नहीं होते हैं। उसमें ये कहेंगे कि जो देशघाती प्रकृति है उसका अनुदय रहता है, उसका उदय रहता है। देशघाती का उदय रहता है और सर्वघाती का अनुदय रहता है ना? तो देशघाती का उदय रहेगा तो देशघाती के उदय में अल्प जानने में आता है, आंशिक जानने में आता है। तो हमारा जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है वो कैसा है कि वो अल्प जान रहा है। तो अल्प क्यों जान रहा है? उसका कारण क्या है? क्योंकि उसमें देशघाती प्रकृतियों का उदय है। तो इसलिए यहाँ पर कहा नहीं बनेगा, कल समझा देंगे लाइट। ठीक है, देखिए थोड़ा सा पढ़ते हैं पहले। इसमें क्या कहा? इसमें ज़्यादा वर्णन नहीं है इसका। देखिए, घाती कर्मों में 2 प्रकार के निषेक होते हैं। घाती कर्मों में 2 प्रकार के निषेक होते हैं, सर्वघाती और देशघाती। सर्वघाती कर्मों के उदय से गुणों का पूर्ण घात होता है और देशघाती कर्मों के उदय से गुणों का आंशिक घात करते हैं। आया समझ? कि सर्वघाती कर्मों के उदय से गुणों का पूर्ण घात होता है और देशघाती कर्मों का उदय गुणों का आंशिक घात करते हैं। तो बस अपने को ये समझना है
कि वह सर्वघाती कर्म ने तो गुणों का पूर्ण घात कर दिया, और जो देशघाती का उदय है वो गुणों का कैसा करता है, आंशिक घात करता है। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही क्षयोपशम कहा जाता है। इसी का नाम क्या है, क्षयोपशम। फिर देखिए क्या कहा, ज्ञानावरण कर्म है, इसी तरह दर्शनावरणी कर्म दर्शन पर आवरण करता है। दर्शन मोहिनी कर्म जीव की श्रद्धा गुण की विपरीतता में कारण बनता है, और चारित्र मोहिनी जीव की चारित्र गुण में कषाय रूपी विकार उत्पन्न करता है, और अंतराय कर्म जीव के वीर साहस उत्साह में बाधा बनता है। यही घाती कर्म का कार्य है ना। इसमें आया कि घाती कर्म का कार्य क्या है, तो घाती कर्म का कार्य उन्होंने ये बता दिया। तो सबसे पहले इसमें क्या कहा, चारों में देशघाती सर्वघाती कौन अपन ने कल भी इसकी थोड़ी चर्चा उठा दी थी और काफी बात इसमें समझ गए थी। क्या चारों में देशघाती सर्वघाती कौन कौन से? केवल ज्ञानावरण जो है वह सर्वघाती प्रकृति के केवल ज्ञान जो है वह केवल ज्ञानावरणी के कारण केवल ज्ञानावरणी कर्म के कारण सर्वघाती प्रकृति है, जिसके कारण केवल ज्ञान नहीं हो पाता। ऐसे केवल दर्शनावरण जो है वह केवल दर्शन जो अनंत दर्शन है उस अनंत दर्शन को प्रकट नहीं होने देती। ऐसी चारित्र मोहिनी में दर्शन मोहिनी जो है, दर्शन मोहिनी में जो आती है सर्वघाती प्रकृति, तो वो होती है दर्शन मोहिनी की मिथ्यात्व जो है वह कैसी है, सर्वघाती प्रकृति है। और सम्यक मिथ्यात्व सम्मिश्र जो है वो कैसी है, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व, वो देशघाती है। उससे पूर्ण विपरीतता नहीं आती। यदि किसी को मिथ्यात्व का उदय चल रहा हो तो मिथ्यात्व के उदय से श्रद्धा पूर्णतः विपरीत रहती है, लेकिन वहीं पर सम्यक दर्शन हो गया और सम्यक दर्शन हुआ है जीव के, और उसके मिथ्यात्व 3 भाग में बट गया, और सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व में टूट गया, तो उसके सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का उदय रहेगा तो दूसरा तीसरा गुण स्थान रहता है। तो जितने समय तक रहता है उतने समय तक वह देशघाती प्रकृति रहती है। और उसके बाद चौथे नंबर पे जो अंतराय है, अंतराय में नहीं है देशघाती सर्वघाती, वो देशघाती प्रकृति है जो साहस नहीं उत्पन्न हो। चारित्र मोहिनी में होती है, चारित्र मोहिनी में अनंतानुबंधी है, वह सर्वघाती प्रकृति है, और बाकी जो 3 है वो देशघाती प्रकृति। ठीक, देखो अभी समझ में नहीं आया होगा, ऐसा मेरे को पक्का लग रहा है। आपका चार्ट से बता दो। तो उसको थोड़ा सा अभी बताती हूँ, है ना। तो घाती कर्म में इसको यहाँ से ऐसा लीजिए अपन, जिसमें नहीं दिया वो नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले होता है क्या, सेल के बाद होती है अस्थि, और अस्थि के बाद होती है दारू। दारू मतलब शराब नहीं है, दारू मतलब है ना। और दारू के बाद अपन लिख सकते हैं अपनी भाषा में, कोई बात नहीं है कि सेल मतलब यहाँ पर लिख लीजिए पत्थर, है ना। अस्थि मतलब लिख सकते हैं यहाँ पर हड्डी, और दारू मतलब होता है लकड़ी, लता, और तीसरे नंबर में होती है लता, जिसको अपन लोग बोलते हैं बेला। बेल बोलते कि बेला? बेल खाने का भी होता है। हाँ। ये लता को बेल बोलते हैं। इधर बेल बोलते हैं, बेला भी बोल सकते हैं ना, कोई बात नहीं। बेल भी बोलो या बेला, उधर बेला बोलते हैं उसका। ठीक है, तो इसलिए सेल, अस्थि, दारू और लता। तो अब कहा कि ये 3। अब इसमें जो है, इसमें है 2 बार, एक है बहुभाग और एक है एक भाग। ठीक है, तो जो बहुभाग है ये इतनी चीजें जो रहेंगी वो सर्वघाती प्रकृति। कौन सी प्रकृति है? सर्वघाती प्रकृति। और ये जो है ये देशघाती। समझिए, ये सर्वघाती प्रकृति है और ये देशघाती प्रकृति।
ऊपर की 3 सर्वघाती और नीचे हाँ की देश नीचे की, इसमें दारू में 2 भाग कर दिए, एक बहुभाग और एक भाग। तो बहुभाग भी किस में चला जाता है? इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, बहुभाग इधर है या एक भाग इधर है, थोड़ा सा और देख लेना, बहुत दिन से पढ़ने में नहीं आया, जो ख्याल में मैं वो पढ़ा रही हूँ, बहुत देर पहले पढ़ा था वो बता रही हूँ। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि बहुभाग और एक भाग, तो सैल, अस्थि और दारू का बहुभाग सर्वघाती प्रकृति है, और एक भाग और लता, एक भाग और लता ये क्या कहलाती हैं? देशघाती। अब इसमें क्या कहा कि सर्वघाती जो है, तो सर्वघाती का उदय, किसका उदय? सर्वघाती का। अब इसको मिटा दे, इतनी चीज समझ में आई। सैल मतलब, यही कर दो ना, पूर्ण से घाती का गुणों का पूर्ण घात करता है। हाँ सैल मतलब क्या होता है? पत्थर। सैल मतलब क्या है? पत्थर। जैसे पत्थर आड़े आ जाए, पत्थर आड़े आ जाए तो अपने को क्या नहीं होता है? जानने में नहीं आता। क्या नहीं होता अपने को? जानने में नहीं आता। किसके कारण? किसके कारण? पत्थर के कारण। किसके कारण? पत्थर के कारण। तो ऐसे कर्म हैं, ऐसी कर्म की प्रकृतियां हैं, ऐसे स्पर्धक हैं जो कैसे हैं? पत्थर के समान। इसमें निषेक लिखा है, मुझे वो भी पक्का ख्याल में नहीं आ रहा, उसको स्पर्धक बोलते हैं। जो स्थिति होती है ना उसको बोलते हैं निषेक रचना, और जो अनुभाग होता है उसको बोलते हैं स्पर्धक रचना, और वो एक होता है समय प्राबद्ध रचना। समय प्राबद्ध जो होता है, ऐसे 3 अलग अलग नाम हैं। हाँ हाँ, तो इसलिए यहाँ पर कहाँ, कौन सी वाली? हाँ, तो ये जो पत्थर है किसके समान है? पत्थर के समान है। तो जो सैल है वह कैसे है? पत्थर के समान कर्मा का आवरण। ठीक, तो जैसे अपन कहें कि केवल ज्ञान, कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान कौन सी प्रकृति है? केवल ज्ञान प्रकृति नहीं, केवल ज्ञान कैसा है? पूर्ण ज्ञान है। कैसा ज्ञान है वह? पूर्ण ज्ञान है। अब जो केवल ज्ञान पूर्ण ज्ञान है, उस पूर्ण ज्ञान को कहा, किसको कहा? पूर्ण ज्ञान को कहा कि वह पूर्ण ज्ञान अस्थि किसके सामने आ जाने पर? पत्थर, हड्डी और लकड़ी, पत्थर, हड्डी और लकड़ी के बहुभाग के सामने आ जाने के कारण वहाँ पर क्या होता है? उसका सर्व अंश का घात होता है, सर्वघात होता है, गुणों का पूर्ण घात हो जाता है, केवल ज्ञान का घात होता है। हाँ, यहाँ पर क्या होता है? इसके उदय में, इसका जब उदय होता है तो इसके उदय में क्या होगा? कि पूर्ण घात होगा। तो केवल ज्ञान एक पर्याय है। केवल ज्ञान क्या है? पर्याय है। तो ये कहा कि वह इसके उदय में, ये सर्वघाती का जब उदय होगा तो पूर्ण घात किसका हो गया? केवल ज्ञान का। अब ऐसे ही देशघाती है, तो जब देशघाती का उदय होगा तो इसके उदय में क्या होगा? आंशिक घात होगा। कैसा घात होगा? आंशिक। आई बात समझ में? हाँ, एक में क्या है? इसी आंशिक घात को ही क्षयोपसम कहते हैं। हाँ, इसको में पूर्ण घात होता है और इसमें आंशिक घात होता है। ठीक है ना? तो इसलिए कहा सर्वघाती का उदय है और देशघाती का अनुदय, ऐसा कह देते हैं कि देशघाती का अनुदय। तो देशघाती के अनुदय में या उदय में, इसमें उदय लिखा है तो उदय है ना, सर्वघाती का उदय और देशघाती का उदय। इससे क्या होता है कि इससे क्षयोपसम ज्ञान बनता है। इससे कौन सा ज्ञान बनता है? क्षयोपसम ज्ञान। ऐसा ले अपन, जैसे सूर्य है ना, और सूर्य में क्या हुआ कि सूर्य में बादल आ गए, सूर्य के आवरण, सूर्य के ऊपर जब प्रकाश फैल रहा था तब आवरण आ गया। तो आवरण आ गया, लेकिन बहुत काले बादल आ गए एकदम, है ना। तो जैसे ही काले बादल आए, या फिर वो ग्रहण होता है ना, तो ग्रहण में कौन सा होता है? वो कौन सा नक्षत्र होता है? राहु केतु। तो वो आ जाते हैं, तो वो सूर्य, ऐसा कहते हैं ना कि चंद्रमा को या सूर्य को राहु केतु निगल लेता है, ऐसा कुछ है। चंद्रमा को राहु, चंद्रमा को राहु केतु ग्रहण कर लेते हैं, मतलब निगल जाते हैं। उनकी भाषा में निगल जाते हैं, इसका मतलब आड़े आ जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? आड़े आ जाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है? चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है। तो उसमें क्या हुआ कि पूर्ण घात करने वाला, कैसा घात करने वाला? पूर्ण घात करने वाला। कि जैसे ही उनका उदय आया, सर्वघाती का उदय आया, तो उनके उसका क्या हो जाता है? पूर्ण घात हो जाता है। तो ऐसा लीजिए कि जैसे यहाँ पर सूर्य है ना, और सूर्य के सामने क्या आ गया? बादल आ गया। सूर्य के सामने क्या आ गया? बादल आ गया, या कोई ग्रह आ गए,
तो अब ये कहना है कि ये जो बादल है ये तो समझो कि एक आ गया सफ़ेद बादल। कौन सा बादल है? सफ़ेद बादल है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश क्या नहीं हो रहा, पूर्ण घात नहीं हो रहा। लेकिन एक आ गया इसमें बहुत काला बादल, और काले बादल ने क्या किया, सूर्य को पूरा ढक लिया। तो ऐसे ही यहाँ पर कहना है कि वो काले बादल के समान सर्वघाती प्रकृति है, और सफ़ेद बादल ट्रांसपेरेंट से बादलों के साथ कौन है, देशघाती प्रकृति है। कि ये तो सर्वघात कर देती है, वो सूर्य को भी नहीं दिखने देती। कहते हैं ना, जब अभी आएगी बरसात आएगी और बादल छाएंगे तो इतना अंधेरा हो जाएगा, इतनी अंधेरी आ जाती है कि कुछ भी नहीं दिखता। दिन भी किसके जैसे लगने लगता है, रात जैसे दिखने लगता है। तो वो पूरे सबको क्या कर देती है कि सबको पूरा एकदम ढक देती, सूर्य के प्रकाश को भी ढक देती। दिवस रहता है उसके बाद भी उसमें क्या होता है कि वो ढक जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे कहना है कि ये सैल अस्थि दारू भी है। ऐसी जो सैल अस्थि और दारू के कर्म परमाणु हैं, वो कर्म परमाणु भी क्या करते हैं कि इस प्रकार से उनको ढक देते हैं। तो ढक देते हैं, तो वो कौन कौन सी प्रकृतियाँ हैं ऐसी जिनको ढक देते हैं, है ना। तो इतना समझ में आया, इसको थोड़ा कल समझेंगे अपन, है ना, क्योंकि आपको एकदम ज़्यादा हो जाएगा। बस इतना समझ लीजिए। इतना बताइए आप कि घाती कर्म में कितने प्रकार के कहे, 4। कितने प्रकार के हैं, 4। कौन कौन से, सैल, अस्थि, दारू, लता। फिर से बोलिए क्या क्या कहा, सैल, अस्थि, दारू, लता। फिर से बोलिए क्या कहा। बड़े पंडित साहब वाली पूजन की विसर्जन पाठ है ना, तो विसर्जन पाठ में आता है कि विष छोड़ मैंने हाय हलाहल हाय पिया। मतलब पुण्य भाव तो जो विष रूप था, तो उसको छोड़ के मैंने हलाहल पिया। हलाहल अलग प्रकार का जहर होता है ना। उसकी बात अपन करेंगे आघाती कर्म में। जैसे इसमें सैल अस्थि दारू होते हैं, उसमें ऐसे ही ये होते हैं। उसमें हलाहल होता है, विष होता है। जो पाप होते हैं ना, तो पाप में हलाहल सबसे तेज होता है, और उसके बाद विष होता है, और विष के बाद फिर एक उसमें अमृत होता है। ऐसे उसमें 3, और कांजी होता है, कांजीर होता है, और फिर नीम होता है। ऐसे 4 हैं, हलाहल, विष, कांजी और नीम। तो कांजी में तो व्यक्ति मरण तुल्य बेहोश हो जाता है, और नीम में तो क्या होता है, मुंह कड़वा ही होता है। लेकिन जो विष और हलाहल है, उसमें जीव मर जाता है। तो वो पाप कर्म के स्पर्धक हैं, वो आघाती कर्म में आते हैं। अभी कोई पूछ रहा था ना कि आघाती कर्म में क्या होता है और घाती कर्म में क्या होता है। तो घाती कर्म का कार्य जो करते हैं वो ये करते हैं, सैल, अस्थि, दारू और लता। तो इनसे क्या होता है, सर्वघाती क्या करती है कि वह उसके उदय में पूर्ण घात करती है। किसके, गुणों का, है ना। गुणों का क्या कर देती है, पूर्ण घात करती है। तो वह क्या कहलाती है, सर्वघाती प्रकृति। क्या कहते हैं उसको, सर्वघाती प्रकृति। और जो देशघाती प्रकृति होती है, उसके उदय में क्या होता है, आंशिक घात होता है। कैसा घात होता है, आंशिक घात। याद रहेगा, पहले सर्वघाती में क्या होता है, पूर्ण घात होता है, और इसमें क्या होता है, सब देशघाती में आंशिक घात। जैसे अपन व्रत में भी लेते हैं ना, एक महाव्रत होता है और एक देश व्रत होता है। तो देश व्रत में क्या होता है, आंशिक व्रत होते हैं। देश बोला तो आंशिक व्रत, है ना। आंशिक व्रत होते हैं जो उनको क्या बोलते हैं, देशघात, देश व्रत कहते हैं, है ना, देश व्रत कहते हैं। और फिर उसके बाद सकल व्रत जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जो पूर्ण होते हैं वो सकल व्रत होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये सैल, अस्थि और दारू के बहुभाग जो हैं वो कैसे हैं, सर्वघाती हैं। और इसका एक भाग और लता का कैसा है, देशघाती। इसका मतलब ये समझना है कि अपने को जितना भी थोड़ा बहुत अभी जानने में आ रहा है, वो भी इतना स्पष्ट नहीं आ रहा है। इसलिए किसी की भी कोई भी बात अपन के सुनते भी है ना, तो पहले ही सोच लेना चाहिए कि हमारे पास तो आंशिक उघाड़ है, बिल्कुल आंशिक, कोई बहुत बड़ा क्षयोपम अच्छा नहीं है। अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं। अपन सोचते हैं कि एक साथ हम बहुत सारा पढ़ सकते हैं, एक साथ बहुत सारा कुछ भी प्रवचन भी लगा लेंगे, और काम भी करते जाएंगे, या फिर अपन और कुछ भी किसी से मिलते भी जाएंगे, बोलते भी जाएंगे। तो ये कहना है कि ऐसी इतनी विशेषता अपन सोचें कि अपने में हो, तो नहीं है। क्यों नहीं है ऐसी विशेषता, उसका कारण क्या है, क्योंकि अभी इतना ज्ञान का क्षयोपम नहीं है। इतना ज्ञान का क्षयोपम कैसा है कि उसमें कहा ना, आंशिक घात कर रहा है। वो क्या कर रहा है, देशघाती जो है वो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान का आंशिक घात कर रहा है। देशघाती कुछ नहीं कर रहा है ऐसा नहीं, वो भी आंशिक घात कर रहा है।
आंशिक घात कौन कर रहा है? देश घाती। तो हमारे ज्ञान में जो भी चीजें आती हैं, जैसे किसी ने कुछ कहा तो अपन उसको पहले ही अनुमान लगा लेते हैं, या अपने दिमाग से कुछ भी जितना सुना उतने ही में सोचने लगते हैं कि नहीं बात ऐसी ऐसी थी, हम समझ गए। तो ये कहना है कि अपना ज्ञान इतना स्पष्ट नहीं है कि अपन किसी भी बात को पूरा स्पष्ट समझ सकें या जान सकें, है ना। तो इसलिए कहा कि वह कैसी प्रकृति है कि वह सर्वघाती भी ऐसी प्रकृति है कि वो तो प्रकट ही नहीं होने देती, पूर्ण घात कर दी है। और देशघाती ऐसी कि वो आंशिक घात करती है। देशघाती कैसी होती है? आंशिक घात करती है। तो इसलिए कहा कि वह कैसी है? आंशिक घात करने वाली है। बात समझ में आई? ठीक, याद रहेगा, सर्वघाती प्रकृति और देशघाती। ज्ञान पर आवरण करता है ना। ज्ञानावरण कर्म किस पे आवरण करेगा? ज्ञान पर, है ना। अब ये जो कर्म है तो वो कौन से कर्म, कौन सा, किसका कार्य कर रहा है? तो कहना है कि ज्ञानावरण कर्म किसका काम करता है? ज्ञान पर आवरण डालता है। इसी तरह दर्शनावरण कर्म किस पे डालता है? दर्शन पर आवरण डालता है। दर्शन मोहिनी कर्म किस पे डालता है? जिसकी श्रद्धा गुण को विपरीत करने में कारण बनता है। किस में कारण बनता है? किसको विपरीत करने में? श्रद्धा गुण को विपरीत करने में कारण बनता है। और इसी प्रकार फिर चारित्र मोहिनी जो है वह चारित्र गुण को या कषाय और विकार को उत्पन्न करता है ना। चारित्र मोहिनी से ही क्या हो रहे हैं? कषाय भी हो रही हैं और विकार भी हो रहे हैं। फिर उसके बाद अंतराय कर्म जीव के साहस और उत्साह। अंतराय कर्म क्या करता है? साहस और उत्साह में बाधा डालता है। तो अब बताइए आप, ये साहस और उत्साह में भी बाधा डालने वाला कर्म कौन सा है? अंतराय कर्म। होता है ना, अपने को कोई पढ़ने का उत्साह भी आ रहा हो, है ना, लेकिन वहीं पर क्या हो जाए? साहस नहीं है। एक साहस भी होता है, क्योंकि साहस नहीं हो तो भी क्या होगा कि अपन पढ़ने, पेपर देने का साहस करेगा जो वो ही तो पढ़ पाएगा। वो पढ़ने के लिए और रूटीन, एकदम रूटीन वाइज क्या हो जाएगा कि बंद जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या कर लिया कि साहस किया। किसका साहस किया? पेपर देने का। क्यों? पेपर देने के साहस में क्या होगा कि भाई पढ़ाई हो जाएगी। तो पेपर देने का जो साहस करते हैं, तो वो पेपर देने के साहस से क्या होता है कि वो वीर, वो कौन है? अंतराय कर्म। कौन सा कर्म है? अंतराय कर्म। इसकी प्रकृतियां भी देशघाती होती हैं। कैसी होती हैं इसकी? देशघाती होती हैं। अभी अपने को इतना साहस और उत्साह है, साहस भी है और उत्साह भी है। काय का साहस और काय का उत्साह है? है ना। किसका साहस है? पढ़ने का। अभी अपने को क्या है? साहस भी है और उत्साह भी है। तो इसलिए इसमें कहा कि वह साहस और उत्साह जो है वह किससे होता है? वो उसमें बाधा कौन डाल देता है? अंतराय कर्म। कौन सा कर्म डाल देता है? अंतराय कर्म। अपन चाहते हैं, लेकिन चाहते हुए भी क्या होता है कि वो बाधा आ जाती है। ऐसा होता है, नहीं भैया फिर डर लग नहीं, मालूम नहीं कुछ हो गया तो, मालूम नहीं अच्छे पेपर नहीं आए, सबने हंस दिए तो, और मालूम नहीं वहाँ बाहर पहुँचेंगे तो कहेंगे कि ये कौन है। मतलब ना जान ना पहचान। मालूम बाहर पेपर पहुँच भी गए और ये भी समझ में आ गया कि कम नंबर आए हैं, ये कौन है। जिनके भी हैं इतने ही कहेगा ना कि बेवकूफ़ है, इतने ही कहेगा उल्लू है, इतने कहेंगे धर्म में ज़्यादा उत्साह, ज़्यादा उनका क्या नहीं है, क्षयोपशम नहीं है, इतने ही कहेंगे ना। पर इतना भी तो कहेंगे कि क्या बात है, इसके बाद भी इनने देने का साहस तो की। तो ये प्रशंसा भी कर सकते हैं। तो अपन क्या सोचते हैं कि अपन को ये लगता है कि ये ऐसा ऐसा बोल देंगे, तो ऐसा बोलने का पहले ही अपन कल्पना करके क्या हो जाता है, वो जो अंतराय कर्म है ना वो खड़ा हो जाता है उत्साह को डाउन करने। और अपन उसमें भी क्या कर देते हैं, अपन भी लूज हो जाते हैं और अपन भी सोचने लगते हैं, फिर सोचने लगते हैं कुछ नहीं, चीटिंग वीटिंग कर आके कुछ ना कुछ काम तो बन ही जाएगा, कोई नहीं तो। और पता चले कि चीटिंग करने में पूरा और गड़बड़ हो गया। अच्छा सही कर रहे थे अपने मन से और दूसरे से पूछ लिए तो और कंफ्यूज हो गए और पूरा गलत हो गया। तो अब बताओ, वो ये कहना है कि वास्तव में देखें तो ऐसे ही ये कौन से कर्म है? कर्म प्रकृतियां हैं। कौन सी है ये घाती कर्म का कार्य है। किसका काम कार्य है? घाती कर्म का। तो बता सकते हो ज्ञानावरण किस में आवरण डालता है? ज्ञान पर। दर्शनावरण कर्म दर्शन पर। दर्शन मोहिनी श्रद्धा गुण का क्या कर देती है? विपरीत कर देती है। दर्शन गुण को क्या कर देती है? विपरीत कर देती है। और वहीं चारित्र मोहिनी क्या करती है?
चारित्र में क्या उत्पन्न करा देती है? कषाय और विकार उत्पन्न करा देती है ना। और अंतराय कर्म से क्या होता है? साहस और उत्साह में बाधा होती है। साहस और उत्साह में अंतराय कर्म से क्या होती है? बाधा होती है। वीर्य मतलब साहस और उत्साह में बाधा बनता है, वो कौन है? अंतराय कर्म, है ना। तो यही कौन है? घाती कर्म। इसी का नाम क्या है? घाती कर्म। याद हो गया? समझ में आ गया?